हमने बहुत सारी मोटिवेशन की बात की, बहुत सारा अलग अलग तरह का काम भी किया, लेकिन आज मैं जरा मिस्टीरियस मूड में हूं, तो सोचा क्यों ना आपको भी अपने साथ ले चलूं मिस्ट्री की दुनिया में। क्योंकि एक ऐसी स्टोरी मैंने सुनी जिसने मेरा दिमाग खोल कर रख दिया और मैं बिल्कुल सोच में पड़ गया हूं कि आखिर ये हुआ कैसे। ओके, टेल मी वन थिंग, क्या आपने कभी ऐसा सुना है उड़ते हुए प्लेन में चोरी हो गई? ऑफ कोर्स कभी कभी शायद होती होगी, पर क्या आपने ये सुना है कि उड़ते हुए प्लेन में से $2 लाख चोरी हो गए और चोरी करने वाला शख्स उड़ते हुए प्लेन से अचानक गायब हो गया, फिर कभी नहीं मिला? दिस इंसिडेंट रियली हैपेंड एंड इट वाज अ स्लैप ऑन द फेस ऑफ द अमेरिकन पुलिस एंड सिक्योरिटी एजेंसी, बिकॉज हर कोशिश करने के बाद भी वो उस आदमी को नहीं ढूंढ पाए। शायद इसीलिए हिस्ट्री का ये एक सबसे मिस्टीरियस आदमी कहा जाता है। कौन था वो इंसान और कैसे उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी जानते हैं that I need your support to present such interesting story. Please like the video and subscribe to this channel ताकि मैं ऐसी स्टोरीज और उनकी लर्निंग्स आपके लिए लाता रहूं। तो दोस्तों, ये बात है नवंबर 1971 की, जब डैन कूपर नाम का एक शख्स काला सूट पहनकर, काला बैग लेकर एक जेंटलमैन की तरह अमेरिका के पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर पहुंचता है और टिकट काउंटर से बोइंग 727 प्लेन में अपने लिए $20 में पोर्टलैंड से सिएटल की एक वन वे टिकट बुक करता है। ये वो टाइम था जब अमेरिकन सिक्योरिटी शायद इतनी स्ट्रांग नहीं हुआ करती, शायद इसलिए डैन कूपर आसानी से अपने बैग को प्लेन के अंदर लेकर चला गया। प्लेन पोर्टलैंड से अपनी उड़ान भरता है। इस फ्लाइट का सफर सिर्फ 30 मिनट का ही था, इसलिए ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वो अपने प्लान में लग जाता है। डैन कूपर अपने पास खड़ी एक फ्लाइट अटेंडेंट को एक पर्ची देता। अटेंडेंट को लगता है कि कूपर उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, लेकिन फिर कूपर उसकी तरफ झुककर उसको वो पर्ची पढ़ने के लिए कहता। एंड यू नो व्हाट, उस पर्ची में क्या लिखा था? मेरे पास एक बैग है जिसमें बॉम्ब है। ये पढ़ने के बाद फ्लाइट अटेंडेंट की हालत तो क्या होगी आप समझ सकते हैं। नेचुरली वो बहुत घबरा जाती है। फिर कूपर उसे कहता है कि उसे $2 लाख और 4 पैराशूट चाहिए, नहीं तो वो प्लेन को बॉम्ब से उड़ा देगा। और अगर उसकी मांग मान ली जाती है तो वो सभी पैसेंजर्स को और प्लेन को सुरक्षित जाने देगा। अब अटेंडेंट डैन कूपर की डिमांड्स को लेकर कॉकपिट में बैठे पायलट के पास पहुंचती है और पायलट पहले तो उसको पढ़कर उसकी हवा निकल जाती है, लेकिन फिर वो उसकी ये डिमांड सिएटल के ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक पहुंचाता है और एज एक्सपेक्टेड कुछ ही देर में ये खबर FBI और अमेरिकन पुलिस तक पहुंच जाती है और अब तक सभी को पता लग चुका होता है कि ये प्लेन हाईजैक हो चुका है। नहीं मालूम होता तो सिर्फ प्लेन के अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स को नहीं मालूम, क्योंकि प्लेन में कूपर इतने आराम से अपना काला चश्मा लगाकर ऐसे बैठे हुए थे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं और आराम से अपनी ड्रिंक पी रहे होते हैं। दूसरी तरफ अपने प्लेन और पैसेंजर्स की जान बचाने के लिए FBI कूपर की सारी मांगों को मान लेती है, लेकिन यहाँ अमेरिकी एजेंसीज भी अपनी चालाकी दिखाते हैं और एक बैग में $2 लाख के $20 के नोटों से भर देते हैं ताकि बैग ज्यादा भारी हो जाए। साथ ही उन्होंने सभी नोटों के सीरियल नंबर्स को भी नोट कर लिया होता है ताकि कूपर को पकड़ने में आसानी रहे। अब ऐसे में प्लानिंग तो उन्होंने बहुत अच्छी की थी, मगर आगे क्या होने वाला था ये सिर्फ कूपर जानता था। इधर 5:39 पर प्लेन सिएटल एयरपोर्ट पर लैंड करता है और जैसा कि कूपर ने वादा किया था, पैसे और पैराशूट मिलने के बाद वो सभी 36 पैसेंजर्स को प्लेन से उतरने देता है। हाँ, मगर 2 पायलट, एक फ्लाइट अटेंडेंट और एक फ्लाइट इंजीनियर्स को प्लेन के अंदर ही रख लिया जाता है। अब आगे यहां से प्लेन मेक्सिको के लिए उड़ान भरता है। इसी बीच पायलट कूपर को बताता है कि उनके पास मेक्सिको तक पहुंचने के लिए फ्यूल ही नहीं है। ऐसे में कूपर प्लेन को नेवाडा की रेनो सिटी की तरफ ले जाने के लिए कहता। साथ में ही वो पायलट को ऑर्डर कर देता है कि प्लेन को 10,000 फीट की हाइट पर रखा जाए। इसके बाद कूपर समझ चुका है कि अब उसे अपना काम एंड तक ले जाना है, अंजाम देना है। अब वो पायलट से प्लेन की एयर स्टेयर को खोलने के लिए बोलता है और बाकी लोगों को चुपचाप बैठे रहने का ऑर्डर दिया जाता है। इसके बाद करीब 8 बजे एयर स्टेयर खुलने के कॉकपिट में वार्निंग लाइट जलने लगती है और इतने में ही डैन कूपर पैराशूट लेकर प्लेन से कूद जाता है। इधर खुले एयर स्टेयर के साथ बोइंग 727 रेनो एयरपोर्ट पर लैंड करता है, जिसके बाद FBI और पुलिस प्लेन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और कुछ ही देर में उन्हें पता चल जाता है कि प्लेन में कूपर तो है ही नहीं, वो तो गायब हो चुका है। पैसे से भरा बैग लेकर प्लेन की छानबीन की जाती है, जहां से उन्हें वो 4 में से 2 पैराशूट मिलते हैं जो कूपर ने मंगवाए थे। इसके अलावा और कोई भी सबूत उनके हाथ नहीं लगता, ना ही वो नोट जो उसने फ्लाइट अटेंडेंट को दिया था। अब जरा सोचिए,
कूपर कितना शार्प माइंडेड था कि उसने कुछ भी सबूत नहीं छोड़ा। फिर कूपर को पकड़ने के लिए एफबीआई नॉरजैक यानी नॉर्थ वेस्ट हाईजैकिंग के नाम से शुरू करती है। आई विटनेसेस के थ्रू उसके स्केच बनवाए जाते हैं। इसके लिए बड़े बड़े स्केच आर्टिस्ट को बुलाया जाता है। साथ ही जहां वो कूदा था उसके आसपास के कई जंगलों और नदियों में खोजा जाता है। बहुत से घरों की भी छानबीन की जाती है, लेकिन कूपर से जुड़ा कोई सुराग हाथ नहीं लगता। इसके बाद कुछ ही दिनों में कूपर मीडिया में छा जाता है। इस दौरान गलती से एक न्यूज़पेपर डैन कूपर का नाम डीबी कूपर लिख देते हैं और इसके साथ ही डैन कूपर बन जाता है डीबी कूपर, और इसी नाम से वो सब जगह पॉपुलर हो जाता है। लेकिन सवाल अभी भी वही था, कूपर इस तरह से हवा में आखिर गायब हो कहां गया? कूपर के भागने के तरीके से एफबीआई ने सोचा कि शायद उसने किसी पैराग्लाइडिंग स्कूल से ट्रेनिंग ली हो। ऐसे में सभी ट्रेनिंग स्कूल्स से भी पूछताछ की गई और सभी पैरा ट्रूपर्स के रिकॉर्ड्स भी चेक किए गए, लेकिन यहां से भी वो खाली हाथ ही लौट आए। ऐसे में लोग मानने लगे कि लैंडिंग के दौरान शायद कूपर की मौत हो गई हो। लेकिन सच तो यह है कि कई साल बीत जाने के बाद भी उसकी मौत का कोई भी सबूत पुलिस को नहीं मिला। ना कूपर की लाश मिली और ना ही वो पैराशूट मिला जिसको लेकर वो कूदा था। लेकिन इस घटना के 8 सालों के बाद 1980 में 8 साल के एक बच्चे ब्रायन इंग्रम को कोलंबिया नदी के किनारे कुछ मिलता है जब वो अपनी फैमिली के साथ वहां लकड़ियां इकट्ठी करने जाता है। दोस्तों, उसको मिला $20 के 3 बंडल। वैसे तो ये नोट रेत के नीचे दबने से काफी खराब हो गए थे, मगर बीच में कुछ नोट अभी भी ठीक ठाक कंडीशन में थे। और जब ये बात पुलिस तक पता चली तो उन्होंने पहला काम किया, नोटों के सीरियल नंबर्स को कूपर वाले नोटों से मैच किया गया। ये वही सीरियल नंबर्स जो हाईजैक के टाइम पर कूपर को दिए गए थे। इस घटना के बाद कूपर के केस ने फिर से तेजी पकड़ी। इस पर काफी डिबेट भी हुई कि ये नोट वहां कैसे पहुंचे। किसी का कहना था कि कूपर ने एक्चुअली कभी इन नोटों का इस्तेमाल ही नहीं किया और इन्हें यहां छुपा कर रख दिया होगा। तो किसी ने कहा कि पैराग्लाइडिंग के वक्त शायद ये नोट के बंडल नीचे गिर गए हों। ऐसी बहुत सारी कहानियां बनी, लेकिन कूपर का पता नहीं चला। देखा जाए तो हाईजैकिंग के बाद ये कूपर से जुड़ा पहला सबूत मिला था। ऐसे में फिर से इस केस की कई सालों तक छानबीन होती रही, लेकिन और कोई सुराग हाथ नहीं लगा। और इस वजह से आखिरकार 45 इयर्स के बाद इस केस को एफबीआई ने बंद कर दिया। कोर्ट ने भी इस पर अपना फैसला सुनाते हुए इस केस पर पुलिस को वक्त ना बर्बाद करने की सलाह दी। और देखा जाए तो उन लोगों के पास और दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। और इस तरह ये एक मिस्ट्री बनी जो हवा में शुरू हुई और मिस्ट्री बनकर हवा में ही गायब हो गई। ये कहानी थी डीबी कूपर की, यानी डैन कूपर की, जो कि आज तक एक रहस्य बनी हुई है। आपको क्या लगता है ये सब कैसे हुआ होगा? कैसे किया होगा उसने? आखिर प्लेन से कूदने के बाद क्या हुआ डीबी कूपर के साथ? और एक सवाल तो ये भी है कि वो प्लेन से कूदा भी या नहीं? क्या उसके पास कोई ऐसी पावर थी जिससे वो प्लेन के अंदर से ही गायब हो गया? कमेंट करके बताइए दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या हुआ डैन कूपर का? कहां गया वो आखिरकार? आई एम वेरी ईगर टू नो कि आप में से कितने लोगों का क्या ओपिनियन है इसके बारे में। अगर आपको ऐसी ही और इंटरेस्टिंग कुछ स्टोरीज मालूम है या आप उनके बारे में और जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।